सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करना सबको। गुड इवनिंग। चलो ठीक है। देखो, आ, हम लोग आज ना एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, उधर हम लोग सब कुछ पढ़ लिए थे, एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ। एक्सेलरेशन अलग हो तो क्या करना है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट, सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, हम लोग का दो तो आवाज कट रहा है कि ठीक आ रहा है, देखना है कि सही है ना? हाँ। तो हम लोग का दो टॉपिक बचा हुआ था। ठीक है, मोशन में इधर वाला एक्सेलरेशन वाले पार्ट में एक सर्कुलर मोशन, और इसको पढ़ने के बाद हम लोग एक सूडो फोर्स जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा चेंज करके कर्विलिनियर मोशन लिख रहे हैं। कोई बता सकता है कि कर्विलिनियर मोशन को, दिमाग में तो बैठ गया कि कर्व टाइप का जाना चाहिए ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर इसको कोई डिफाइन करने बोले कि व्हाट इज कर्विलिनियर मोशन, तो फिजिक्स के टर्म में कैसे डिफाइन करोगे? बताओ, क्या बोल सकते हैं? जैसे कि अगर कर्विलिनियर मोशन का बात किया जाए तो ये पार्ट कर्विलिनियर मोशन ऐसे जा रहा है, कर्व के अलाउंग जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको, हाँ बोल। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मतलब जो घोड़ा नहीं है वो सब गधा है, कैसा बोलना सही है? अगर कोई पूछे घोड़ा कैसा है तो बोले कि जो गधा नहीं वो घोड़ा है, ऐसे नहीं। ऐसे कभी डिफाइन नहीं करते किसी चीज को। ऐसा चीज डिफाइन करो जिससे पता चले कि वो कर्विलिनियर मोशन है। इधर उधर की जगह बोल सकते हैं, चेंज कर रहा हूं, सिंपल बोलेंगे कि इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। सिंपल सा। जैसे देखो, इस समय इधर है, इस समय इधर है, इस समय इधर है, तो कॉन्स्टेंटली इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करता जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, अब कर्विलिनियर मोशन, और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक का बात करें सर्कुलर मोशन, तो दोनों में सिमिलर चीज है या दोनों का कुछ अलग है? क्या बोल सकते, क्या अलग है कर्विलिनियर और क्या क्या अलग है? क्या है सर्कुलर में? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से कि कर्विलिनियर और सर्कुलर मोशन में कैसे डिफरेंस करते हैं समझना। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक टर्म पढ़ा जाता है जो आगे फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि कोई भी अगर कर्व है, जैसे कि मान के चलो कि ये अगर कर्व है, तो इस कर्व को लेते हुए अगर हम एक सर्कल बनाए, और उस सर्कल का जो रेडियस है उसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी एक देखो कर्व है, तो इस कर्व को अगर हम लेके एक सर्कल बनाए, तो इसका जो रेडियस होगा इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या विद रिस्पेक्ट उसमें, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। ठीक है, इस चीज को समझो, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला पार्ट को समझो कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। कि कोई भी पार्ट अगर कर्व है, कर्व टाइप का है, तो उस कर्व को लेते हुए अगर एक हम सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, हर कर्व पे देखो एक सर्कल ड्रॉ होगा, हर कर्व पे। ठीक है, तो अगर उस कर्व को लेते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, उस सर्कल का जो भी रेडियस होगा, ये देखो इस कर्व पे ये सर्कल बन रहा है तो उसका रेडियस ये होगा, उसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्विलिनियर मोशन में क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट का सेम होगा कि हर पॉइंट का अलग अलग होगा? क्या होगा? अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो क्या बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ कर्विलिनियर मोशन? हाँ या ना? बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन जो होगा
ये जो सर्कुलर मोशन है ये कर्विलीनियर का स्पेशल टाइप है। और कैसा स्पेशल टाइप, जिसमें बोल सकते हैं कि हर पॉइंट पर अगर हम कर्व, हर पॉइंट पर कर्व का एक सर्कल बनाए तो क्या सारा सर्कल का जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ। कांस्टेंट होगा, यानी कि हम सिंपल बोलेंगे कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो ऐसे मत बोलना गोल गोल घूम रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। वो तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ठीक है गोल गोल घूम रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्विलिनियर मोशन इन विच रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि सर्कुलर मोशन, सीएम लिखते हैं, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, सीएम लिखते हैं, इसको पूरा लिख देते हैं, कर्विलिनियर, special type of curvilinear motion in which radius of curvature, ROC लिख रहे हैं, ठीक है, समझ जाना ये वाला पार्ट, is same at all the points। ऐसे डिफाइन करना है सर्कुलर मोशन, ऐसे नहीं कि अगर पार्टिकल्स गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर मोशन, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं। ठीक है, और कर्विलिनियर मोशन क्या है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए पूरा कैलकुलस यूज करते हैं, ये मैथ्स का पार्ट है, हम लोग फिजिक्स में सब उतना नहीं करते हैं। इस हम लोग फिजिक्स में निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, पर मैथ्स के हिसाब से नहीं निकालते हैं, हम लोग फिजिक्स के हिसाब से निकालते हैं। नहीं, हम लोग को मैथ्स उतना पढ़ना भी नहीं इसके लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। हम लोग बोल रहे हैं इसको हम लोग फिजिक्स के फॉर्मूले से निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो उतार लिए सब कुछ। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, अब समझना ध्यान से, हाँ। ठीक है, हम लोग कर्विलिनियर मोशन को यदि लेके चलेंगे, उसके बाद आगे सर्कुलर मोशन तुरंत समझना है कि अगर एक कर्विलिनियर मोशन ऐसे देखा जाए तो किसी भी पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी होगा v। अच्छा मेरे को बताओ, अगर एक पार्टिकल कर्विलिनियर मोशन है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन? एक्सेलरेटेड। जाहिर सी बात है कि अगर कर्विलिनियर मोशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, ये तो पक्का पता है। अब इस पॉइंट में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? होगा, ऑब्वियसली बात है कि एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन होगा। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका एक्सेलरेशन किधर है तो क्या बोलोगे? जिस तरफ गिर रहा है, किधर गिर रहा है? इधर राइट साइड। तो अगर इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो फिर ये टेढ़ा कैसे हुआ? अगर मेरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो हम सीधा चलेंगे कि टेढ़ा हो जाएंगे? पहले मेरे इसका आंसर दो, कैसे चलोगे? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सीधा है तो हमको तो सीधा चलना चाहिए था, तो हम ऐसे मुड़ कैसे गए? तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की ग्रेविटी, अभी मत छोड़, ग्रेविटी कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होगा। और जाहिर सी बात है अगर इधर मुड़ रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा कि अलग अलग होगा? इसे क्या बोल सकते हैं? अलग अलग होगा। ये भी हम पता कर लिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब एक्सेलरेशन किधर भी हो, देख समझना ध्यान से, कि मान के चलते हैं इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर भी हो, उसका पक्का दो कंपोनेंट होगा। कोई भी वेक्टर का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम बना सकते हैं, ये वेक्टर में सीखे थे हम लोग।
ठीक है, तो वहां भी एक्सेलरेशन का पक्का दो कंपोनेंट होगा। एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जाएगा सेंटर की ओर। कौन सा सेंटर? कि अगर इस कर्व को लेके अगर हम एक सर्कल बनाए, ऐसे सर्कल बनाए और ये इसका सेंटर है, तो इधर एक जाएगा एक्सेलरेशन जिसको AC बोला। ए, ये जो तुम्हारा है A1, इसका नाम बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंटर की तरफ है, इसलिए एक और नाम है जिसको बोला जाता है रेडियल एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी के ठीक परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका और एक नाम है, बोला जाता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। बस नामकरण है और कुछ नहीं है। इन तीनों का मतलब एक ही एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन ठीक सेंटर की तरफ जाता है। और किसका सेंटर? उस सर्कल का सेंटर। और दूसरा जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा वो या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या फिर वेलोसिटी के अपोजिट होगा। यानी बोल सकते हैं ये जो तुम्हारा होगा अलोंग द टेंजेंट होगा। और अलोंग द टेंजेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है A2 को बोला जाता है, इसको 2 बोलते हैं, इसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर एक एक्सेलरेशन कंपोनेंट इधर है और एक एक्सेलरेशन कंपोनेंट इधर है, तो जो टोटल एक्सेलरेशन है, तो बोल सकते हैं जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो A1 और A2 का रिजल्टेंट होगा। हाँ या ना? यानी कि अब मेरे को पढ़ना ये है, समझना ध्यान से, कि कभी भी पार्टिकल एक कर्विलिनियर मोशन में जा रहा है, यानी कर्व के अलोंग जा रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ये पहला बात क्लियर। और अगर कर्व में जा रहा है तो यहां से भी ये बात क्लियर है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कभी सेम नहीं होगा। जाहिर सी बात है, दोनों अलग अलग होगा, तभी उसको मोड़ रहा है। अब वो एक्सेलरेशन किधर है उसका कोई हमको अता पता नहीं, लेकिन उस एक्सेलरेशन का पक्का दो कंपोनेंट होगा। यानी कि कर्विलिनियर मोशन में पार्टिकल का दो एक्सेलरेशन होता है। एक एक्सेलरेशन सेंटर की ओर जाता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर रेडियल एक्सेलरेशन ही बोल सकते हैं अलोंग द रेडियस, इसलिए, या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। ये तीनों का नाम से एक ही मतलब है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इसको लिख देते हैं, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। और दूसरा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमेशा टेंजेंट के अलोंग जाता है और उसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा A1 हम लिखे हैं, इसको कभी कभी AC भी लिख दिया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम में। इसका जो फॉर्मूला है इसको बोला जाता है V²/R, जहां पर R क्या है बताओ? रेडियस नहीं बोलना है, इसको बोलना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम कोई कर्विलिनियर पार्ट में जा रहा है तो वहां आर क्या है? वहां तो कोई सर्कल बन नहीं रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वी क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट का स्पीड। ठीक है, अब उसका A2 जिसको हम लोग AT लिख देते हैं, जिसका मतलब समझ में आ जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला कोई बता सकते हो? बस जानना चाहते हैं कितने लोगों को आता है ये फॉर्मूला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। किसी को आता है? बोलो हाँ या ना, वो तो बताओ। नहीं ना? ठीक। इसका फॉर्मूला होता है dv बाय dt। dv बाय, अच्छा v में हम देखो मॉड लगा है, तो v में अगर मॉड लगा हुआ है तो ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा कि स्पीड रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। तो टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, बस इसको, मतलब ये पूरा जो पिक्चर है ना, ये हम कर्विलिनियर मोशन को बोलते हैं, जिसको तुमको समझना कैसे, रटना नहीं है, अपने दिमाग में फिट कैसे करना है कि कर्विलिनियर मोशन है, इसका मतलब कि उसका वेलोसिटी चेंज होगा।
जाहिर सी बात, वेलोसिटी चेंज होगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा, ये भी क्लियर हो गया। और अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से क्लियर बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम कभी नहीं होगा, वो डायरेक्शन चेंज, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब एक्सेलरेशन पता नहीं किधर है, तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक हमेशा सेंटर की ओर जाएगा और एक जाएगा टेंजेंट की ओर। सेंटर का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर, जहां आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसके बारे में अभी आगे जाके और पढ़ेंगे इसके बारे में, उसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, डीवी बाई डी। ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, अगर हम लोग इसी को अगर हम सर्कुलर मोशन में ले जाए तो बस एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? इस आर के जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है कि रेडियस ऑफ द सर्कल लिखना है? रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, बस हो गया, कुछ खत्म। ठीक है, तो पहले इसको उतारो, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे। मेरा इको कर रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इको कर रहा है क्या जी सबका? नहीं, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। चलो ठीक है, इसको उतारो, तब तक हम ठीक करते हैं कुछ। क्या? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि इसका स्पीड हमेशा सेम, अलग भी हो सकता है। तो सब लोग उतार लिए? इसको हम मिटाते हैं। देख, अब सीधा हम लोग सर्कुलर मोशन पे ही आते हैं कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग दो टाइप का सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, दो टाइप का। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा गेस करके बता सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस टाइप का होगा? थोड़ा सा गेस करके बता। बिल्कुल सही। वेलोसिटी मत बोलना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता ही रहता है। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका स्पीड अगर कांस्टेंट है, यानी इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम्हारा जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है। अब समझना ध्यान से। अच्छा, आवाज इको कर रहा है कि ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है ना? चलो, ठीक। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, और उसको आता है तो स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें, किसी भी पॉइंट पर, तो उसका दो एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहा जा सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए?
क्या बोल सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में? तो क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या बोल सकते हैं? ठीक है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, कि अगर स्पीड चेंज हुआ तभी टेंजेंशियल होगा। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका चेंज कितना होगा, क्या बोल सकते हो? जीरो होगा। तो ए टेंजेंशियल जीरो, यानी कि कभी कभी तुमसे ऐसा भी पूछ देगा कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा चाहिए? अच्छा, सेंट्रीपिटल होगा या नहीं होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल तो होगा, है ना? और सेंट्रीपिटल का होगा वी स्क्वायर बाय, ठीक है। अच्छा, अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए देखें तो जो v है वो कांस्टेंट होगा कि चेंज करेगा? कांस्टेंट होगा। और r जो तुम्हारा है इसका, वो कांस्टेंट है कि वो वेरी करेगा? कांस्टेंट होगा। तो क्या बोल सकते हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? नहीं, सारे पॉइंट पे, अगर हम सारे पॉइंट पे देखें तो सारे पॉइंट पर v कांस्टेंट होगा कि चेंज करेगा, स्पीड कांस्टेंट की चेंज होगा? हाँ, हाँ ये v स्पीड है ना। तो ये जो v होगा सारे पॉइंट पर v सेम है कि अलग अलग होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सेम होगा। और हर पॉइंट पर r वो सेम होगा। तो क्या ये लिख सकते हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? ठीक है, लेकिन आंसर है फॉल्स। अब कोई बता सकते हैं कि आंसर फॉल्स क्यों लिखा गया? हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जाहिर सी बात है कि मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसका एक डायग्राम यहाँ पर बनाए तो मेरे को ये बताओ, इस पॉइंट पे तो नीचे है, इस पॉइंट पर इधर है, इस पॉइंट पर ऊपर है, इस पॉइंट पर इधर है। क्या हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन सेम होगा कि डायरेक्शन अलग अलग है? अलग अलग है। तो इसीलिए बहुत जगह बेवकूफ बनाने के लिए इस टाइप का स्टेटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ बच्चा लोग तुरंत सोच लेता है ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। नहीं, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ लिख लेना, बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, रीजन लिख लेना। ठीक है, तो अगर हम टोटल एक्सेलरेशन का बात करें, ए टोटल, तो वो किसके बराबर होगा जो टोटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल के बाद, क्योंकि टेंजेंशियल तो बेचारा खत्म। तो टेंजेंशियल, हाँ, तो ये सेंट्रीपिटल के ही बराबर होगा, वो बी स्क्वायर बाई आर। यानी बोल सकते हैं सिंपल कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या ऐसा लिखा जा सकता? देख, इन एक बताते हैं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन acceleration is always towards the center of the circle। ये याद रखना। अब जैसे ये बोला कि जब एक्सेलरेशन सेंटर की ओर है तो वो सेंटर की ओर क्यों नहीं चला जाता? एक एग्जांपल बताते हैं। जब तुम अपने दोस्त को एक रस्सी से बांध के ऐसे गोल गोल घुमाते हो तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होता है या नहीं होता? होता है। और उस आदमी पर जो टेंशन फोर्स लगेगा, तुम रस्सी से बांध रखे हो तो उसका टेंशन फोर्स किधर लगेगा? किधर?
सेंटर की तरफ। तो क्या जब उसको घुमाते हैं तो वो क्या सेंटर की तरफ आ जाता है कि गोल गोल घूमता रहता है? गोल घूमता रहता है। ठीक है। तो हाँ, तो आगे हम बताएंगे कि क्यों और सेंटर पे नहीं आता। अभी के लिए अभी इतना ही रखो, वो समझ में आ जाएगा। लास्ट में एक बस कंसेप्ट बता देंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हमको याद रख ये रखना है कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात किया जाए, स्पीड कांस्टेंट होगा, टेंजेंशियल खत्म, सेंट्रीपिटल होगा तो टोटल सेंट्रीपिटल के बराबर होगा। तो हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है किस केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको उतारो पहले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को उतारो, फिर और आगे बताते हैं। हाँ कल है। हाँ टाइमिंग यही है। अच्छा, कुछ पता चला क्या ऑफलाइन का तुम लोग को? कुछ नोटिफिकेशन आया? तो स्कूल खुल रहा है मतलब कि क्लासेस के लिए खुल रहा है कि डाउट क्लास के लिए? 21 से 3 घंटे का क्लास चलेगा मतलब? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारा स्कूल हाँ, क्योंकि बहुत सारा स्कूल क्या कर रहा है कि वो स्कूल खोल रहा है कि जिसको डाउट है, कुछ पूछना है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आ सकता है। ठीक है, और वही चीज हम लोग भी फॉलो करेंगे कि किसी को भी किसी सब्जेक्ट में डाउट रहेगा तो इंस्टीट्यूट तुम्हारा सुबह से 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहेगा। तो जिसको भी डाउट पूछना है वो कभी भी इंस्टीट्यूट आ सकता है, वो टीचर से डाउट पूछ सकता है। ठीक है। और रहा बात क्लासेस का, ठीक है, तो अभी तक क्लासेस का मतलब ये बोला गया कि क्लास के लिए कि हर स्टूडेंट 6 फीट का दूरी में बैठेगा। अब तुम खुद सोचो कि अगर एक बच्चा दो बच्चे में 6 फीट का दूरी रखे तो एक क्लास में कितना बच्चा बैठेगा? चलो अच्छा, तो कितना बड़ा स्कूल का क्लासरूम देखे होगे? तो तुम्हारा स्कूल के क्लासरूम में अगर 6 फीट का अगर दूरी रखा जाए, कितना बच्चा बैठे? 20 बाई 20 का होगा मैक्सिमम, या 30 बाई 30 का होगा। हाँ, तो इसलिए मतलब ऑफलाइन अभी करेगा, जस्ट नहीं कर सकता अच्छा, कौन सा स्कूल में 3 घंटे का क्लास दे रहा है ना? कौन सा स्कूल बोला था 3 घंटे का? अभी बोला गया है। राजकमल। चलो ठीक है, देखा जाए। अच्छा, बस से आना है या खुद से आना है? बस प्रोवाइड नहीं किया, हम लोग खुद से आना है ना? हाँ क्या? तुम लोग को क्या बोला गया? ठीक है, देखते हैं 21 तारीख को तो कुछ क्लियर होगा चीज कि करना क्या है। आज आज 19 तारीख है ना? आज आज 18 आ रहा है ना? तो अच्छा, आज 18 है तो शायद कल या परसों के पेपर में शायद क्लियर कर देगा कि होना क्या है। चलो इतना उतार लिया सब कुछ। चलो देख, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है। अब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उस केस में सेंट्रीपिटल तो हमेशा सेंटर की ओर ही रहेगा, और टेंजेंशियल, समझना ध्यान से, वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है। अब यहां पर दो केस है, याद रखना। पहला, इफ v इज इंक्रीजिंग, यानी कि अगर तुम्हारा जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, देन
AT is in the direction of velocity। यानी कि अगर तुम्हारा टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है, धीरे 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 स्पीड बढ़ रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा। और सेकंड, इफ v इज डिक्रीजिंग, कि अगर टाइम के साथ v क्या हो रहा है, घट रहा है, देन at इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये चीज याद रहेगा दोनों? ये बताओ। बहुत सिंपल सा केस है। यानी कि जब हम लोग फैन को स्विच ऑन करते हैं, तो वो किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर फैन को, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि धीरे 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 स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब स्पीड बढ़ता है तो उस समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके अलोंग होगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, पहला केस, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद पंखा कांस्टेंट घूमना स्टार्ट करता है, यानी कि उस समय जो तुम्हारा एग्जाम्पल है, जिस समय पंखा घूमना स्टार्ट कर देता है, मतलब कुछ टाइम के बाद, जैसे लगाते ना 4-5 मिनट लगा के छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद वो जो पंखा कांस्टेंट घूम रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। और जब ऑफ कर देते हैं तो वो फिर से नॉन यूनिफॉर्म का होगा। तो उस केस में फर्स्ट वाला होगा कि सेकंड वाला होगा? सेकंड। ना 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 ना, जब ऑफ कर देते हैं तो उसका स्पीड बढ़ता है कि स्पीड घटता है? घटता है। तो उस केस में जो टेंजेंशियल होगा वो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होगा। ये बस याद रखना कि हमेशा, क्योंकि सेंट्रीपिटल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हमेशा सेंटर की ओर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस टेंजेंशियल कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, कभी वेलोसिटी का अपोजिट होगा। और कौन सा केस लेना है यहाँ से पता चल जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है कि इसका वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इन नॉन यूनिफॉर्म circular motion acceleration is towards the center of the circle। ये सही है? बताओ। हम्म? हाँ तो, हाँ, क्योंकि वो टेंजेंट पे वेरी करेगा। पिछला केस में क्या था, वो टेंजेंट था ही नहीं, तो टोटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर आता था। लेकिन इस केस में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों रहेगा, टेंजेंशियल भी रहेगा, सेंट्रीपिटल भी रहेगा। इसका मतलब कि मान के चलो कि अगर हम टेंजेंशियल इधर लेते हैं, तो क्या बोल सकते हैं जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, हाँ या ना? ठीक है। तो बस ये याद रखना कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। यानी कि अब बेवकूफ कैसा बनाया था, तो आधे के लोग को दिमाग में बैठा रहता है कि सर्कुलर मोशन है तो गोल गोल घूम रहा है तो एक्सेलरेशन सेंटर पे होता है। ये बोलना बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसमें डिपेंड करता है कि पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की ओर होगा, ठीक है। और अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन कभी सेंटर की ओर नहीं होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बात करें तो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? सेंटर की ओर। हाँ, ठीक है, इसको उतार लो बढ़िया से, नॉन यूनिफॉर्म का।
नीतू पानी लिया नहीं सर? जा खाना खा आएंगे। अरे पानी तो नीचे रख दो खाना है नीचे मम्मी को। चलो उतार ली सब कोई। चलो। ना 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 परमानेंट नहीं है। अभी हम लोग देख ही रहे हैं बढ़िया और टीचर। अच्छा क्या दीपक सर क्या सही नहीं लग रहा है क्या? हाँ बोलो। क्या 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 क्या? अच्छा वो नंबर ना, नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी मतलब क्या मतलब सही पढ़ा रहे हैं या कि कैसा है? रोहित सर अभी नहीं पढ़ाएंगे हम। रोहित सर। ठीक है। हाँ हम रोहित सर छोड़ दिए। ठीक है तो इसलिए अभी दीपक सर है। ठीक है और हम लोग देख रहे हैं कि और अगर उनसे भी बढ़िया टीचर मिलता है तो कई दीपक सर क्या मतलब सही नहीं लगा क्या? हाँ रोहित हाँ वो तो बात तो सही कि उनसे अच्छा ही पढ़ाते लेकिन कोई मतलब कुछ ऐसा हो गया है ना इसलिए उसको हटा दिए हैं। ठीक है वो रीजन तुम लोग को बोलना भी सही नहीं है ना। तो फिलहाल हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं कि एक कोई अच्छा टीचर मिल जाए। ठीक है तो और ये इशू ना हम एक वीक में ही रिजॉल्व करवा देंगे। ठीक है ज़्यादा नहीं बस एक। हाँ 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 वो मैसेज कर दिए थे सबको। अब मैं अब शायद मैसेज नहीं किए होंगे। अब किए हैं क्या मैसेज उसके बाद? हाँ तो एक वीक में हम ये इशू रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है तो एक वीक अभी थोड़ा क्या क्या क्या। हाँ सब इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक वीक रुक जाओ। बाकी हम सारा टीचर बढ़िया मतलब फिटली से ही कर लेंगे। ये जो दीपक सर है ना वो आकाश इंस्टीट्यूट के हैं। ठीक है तो हम ट्राई कर रहे हैं कि और बढ़िया ही फैकल्टी रखने का। ठीक है ताकि दिक्कत ना हो। ऐसा तो नहीं है कि दीपक सर मतलब समझ में नहीं आ रहा है या इस टाइप से। डेप्थ नहीं। अच्छा अच्छा डेप्थ में नहीं पढ़ा रहे हैं बस ऊपर ऊपर। तो तुम लोग बोलता नहीं है क्या सर को? बोला तुम लोग थोड़ा वो बात किया करो ना। हम हमसे कैसे बात किया करते हो इस टाइप से सर से भी थोड़ा बात किया करो। है ना थोड़ा एक। अरे देखने में स्ट्रिक्ट वैसा कुछ। क्या क्या क्या? हाँ हाँ ठीक है इसलिए बोल रहे एक वीक रुक जाओ। हम थोड़ा इशू रिजॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हम खुद बता देंगे। अगर होगा तो भी बता देंगे नहीं होगा तो भी हम बता देंगे क्लियर हम बता देंगे। ठीक है देखो डेली रूटीन चेंज होने का दिक्कत क्या है? हम लोग खुद चाह रहे हैं कि हम लोग एक एक दो दो तीन तीन क्लास दे के कोर्स थोड़ा भगाए। ठीक है और अभी पता है मौसम ऐसा है ना हम बता रहे हैं। हम खुद देखो ना 3 4 दिन में हम बीमार पड़ गए। ठीक है तो अभी मौसम ऐसा है ना कि कोई भी टीचर बीमार पड़ जा रहा है कोई भी। और तुम लोग घर में भी देखे होगा कि अभी मौसम ही ऐसा है ना कि इसका कोई अता पता नहीं। जैसे आज तुम लोग का कितना क्लास था? एक ही क्लास था कि दो क्लास था? एक ही क्लास था। तो इसीलिए हम लोग देखो ट्राई कर रहे हैं ना कि जितना ज्यादा हो सके क्लासेस करवाने का। इसलिए हम बता रहे हैं कि अपना ना एकदम शेड्यूल 4:40 से एकदम समझना कि क्लास व्हाट्सएप पे देख लेना। हम लोग तुरंत अब 2 बजे 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे अपडेट कर देते हैं कि क्लास होगा। जैसे थोड़ा व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना कि एक ना एक बार तुम 4 बजे एक बार देख लेना व्हाट्सएप कि क्लास है या नहीं है। अब ऐसा नहीं कि 4:40 से क्लास है और हम 4 साढ़े 4 बजे इन्फॉर्म कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। ठीक है हम लोग थोड़ा पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है क्या क्या क्या? हाँ तो एक वीक हम बोले ना एक वीक और रुक जाओ। ठीक है हम सारा इशू रिजॉल्व कर देंगे बढ़िया से। ठीक है
बस 8 वीक का और बात, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? और जैसा होगा हम बता देंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का बात हो गया। अब बात करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात किया जाए, समझना ध्यान से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? ऐसे मत बोलना, अगर कोई पूछे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्शन किधर होता है, सिंपल बोलना है टुवर्ड्स द सेंटर, बात खत्म। सेंट्रिपेटल तो वो अलग चीज हो गई, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है? अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन पार्टिकल पर है, इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा, क्योंकि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी जो एक्सेलरेशन आता है वो फोर्स की वजह से ही आता है, बिना अगर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस दुनिया में, बात समझना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हर जगह फिजिक्स अप्लाई। कि इस दुनिया में कोई भी चीज अगर तुमको दिख रहा है कि वो चीज घूम रहा है, इसका मतलब उस पर पक्का एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किधर होगा? तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है, जिसमें एक्सेलरेशन वेक्टर और फोर्स भी वेक्टर, तो क्या बोल सकते हैं जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा, हाँ या ना? हाँ सर। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में तुमको कोई भी चीज घूमता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी चीज, इसका तो समझ जाना कि एक फोर्स होगा जो हमेशा सेंटर की ओर होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। और वो सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? तो समझना, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, याद है? वी स्क्वायर बाय आर। तो यानी जो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया, वो फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारा? सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, यहीं से वो फॉर्मूला आता है। यानी कि इस दुनिया में तुम कोई भी चीज उठा के देख लो, अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो कोई ना कोई फोर्स सेंटर की ओर लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, याद करो हम अभी बोले कि अगर तुम एक दोस्त को तुम ऐसा रस्सी बांध के घुमा रहे हो, तो अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक फोर्स सेंटर की ओर आ रहा होगा। कौन सा फोर्स है वो? जरा बताना। टेंशन फोर्स है। अगर तुम एक पत्थर को भी गोल गोल ऐसे घुमाओगे तो उस पत्थर पे जो टेंशन फोर्स है हमेशा सेंटर की ओर लगेगा, तभी वो गोल गोल घूम सकता है। पहला एग्जांपल। और भी एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि जो तुम्हारा अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है? तो वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की ओर लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सन बीच में है और अर्थ घूम रहा है तो ग्रेविटेशन से खींचते रहता है इसको, देख। ठीक है, तो इसलिए बोले कि इस दुनिया में कोई भी चीज अगर तुमको घूमता हुआ नजर आ रहा है तो समझ जाना कि कोई ना कोई फोर्स उसका सेंटर की ओर लग रहा है, और वही फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स बोलता है, और उसी सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv स्क्वायर बाय आर। और यही हम लोग को फिजिक्स में सॉल्व करने का तरीका यही है कि अगर तुमको कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा हो जिस क्वेश्चन में पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, तो तुम्हारा सबसे पहला एम होना चाहिए ड्रॉ एफबीटी। सबसे पहले उस एफबीटी ड्रॉ करने के बाद याद करो, एक एक्सिस हम लोग हमेशा किधर लेते थे? जब एक्सेलरेशन की तरफ, याद करो, एक एक्सिस जो होता था वो हमेशा एक्सेलरेशन की तरफ रहता था। तो यहाँ एक्सेलरेशन किस एक्सिस में, किस तरफ है? यहाँ पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस तरफ है? -6 नहीं, हम हमेशा बोलेंगे पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है कि नहीं? तो इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है, इसका मतलब हमेशा एक एक्सिस तुम्हारा किधर होना चाहिए? किधर? सेंटर की तरफ। तो ऑलवेज टेक, ऑलवेज टेक वन ऑफ द एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा एक एक्सिस जो होगा वो सेंटर की तरफ लेना। थर्ड, अच्छा एक एक्सिस अगर सेंटर पे चला गया तो दूसरा एक्सिस किधर होगा?
पर उसके परपेंडिकुलर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि अलोंग द सेंटर, एक एक्सिस तो ले लिए, तो अलोंग द सेंटर नेट फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये याद रखना। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो इस मेथड से सॉल्व करना है कि जहां दिख गया कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन मार रहा है, कहीं भी दिखा, तो समझ जाना एफ बी डी एक एक्सिस सेंटर की ओर गया और सेंटर की तरफ नेट फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, बात खत्म। ठीक है, इसको उतारो पहले, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, एक्सिस चार, तुम ही खुद बोले कि एक्सिस तीन होता है, लेकिन डायमेंशन, एक्सिस और डायमेंशन अलग अलग चीज होता है। उस डायमेंशन में तुम टाइम इंक्लूड कर सकते हो, ग्रेविटी को इंक्लूड कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्लूड कर सकते हो, तुम कितना भी चीज है उसमें इंक्लूड करके उसको डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक्सिस तीन ही होता है। समझे? हाँ, ये सब चीज थोड़ा मतलब ये सब चीज नहीं है, बस लास्ट में कभी कभार जिस दिन नहीं पढ़ने का मूड होगा उस दिन पढ़ेंगे ये सब कुछ। जैसे ना कि हर जैसे अर्थ का डायमेंशन अलग है, जुपिटर का डायमेंशन अलग है, हर तुम कहीं और चले गए स्पेस में, कोई और गैलेक्सी चले गए तो वहां उसका डायमेंशन अलग बनेगा, हर चीज का डायमेंशन अलग है। जैसे हम लोग को भगवान बनाया है कि हम लोग जो आंख बनाया है वो थ्री डायमेंशन देख सके, तीन डायमेंशन, एक्स वाई जेड, तीन एक्सेस के हिसाब से देखते हैं हम लोग हर चीज को। अचानक तुमसे एक सिक्स डायमेंशन में लेके चला गया, अगर कोई, अगर समझो कि अचानक तुम कहीं और चले गए या कहीं ले गया गया हो, तो वो डायमेंशन तुमको अलग ही टाइप का नजर आएगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि वो कौन सा डायमेंशन है, किधर है, क्या है वो चीज। एक इंटरस्टेलर मूवी है, कोई देखे हो? देखे हो ना? तो जो इंटरस्टेलर, हाँ मूवी देखे होगे, तो उस मूवी में ये सब सारा बात का जिक्र है अच्छे से, कि डायमेंशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, हर चीज के बारे में। और लास्ट में देखना वो आदमी जब दूसरे जगह पहुंच गया था, तो याद करो उसको एक अलग पिक्चर दिखाई दे रहा था। देखे हो लास्ट में मूवी? हाँ, देखा है ना? तो हाँ, वो एक क्यूब के अंदर चला जाता है, तो वो क्यूब जो है वो थ्री डायमेंशन नहीं था, वो कुछ अलग डायमेंशन का था, तो इसलिए उसको समझ ही नहीं पा रहा था। एक डायमेंशन में वो हाँ, हाँ, तो उस एक्स डायमेंशन में टाइम, यानी उस डायमेंशन में वो अपना फ्यूचर भी देख रहा था, मतलब सॉरी फ्यूचर बोल रहा, पास्ट देख रहा था, कि वो देखा था ना कि उसमें हाँ, तो देख सकता है। तो वो अलग डायमेंशन है, जैसे हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट को देख सकते हैं, तो ऐसा कोई डायमेंशन बन सकता है जिसमें हम लोग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो सब चीज बहुत अलग है। ठीक है, चलो इसको समझ में आ गया ये सब सारा चीज। अब क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड। इसको मिटा दे। ठीक है, चलो। और ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन यही पढ़ के खत्म हो जाएगा, अभी फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे वहां सर्कुलर मोशन आएगा, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे वहां सर्कुलर मोशन आएगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, हर जगह कंसेप्ट यही रहेगा, कहीं कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन, ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर बताएं कि अगर एक धागा है, ठीक है, और एक ब्लॉक, यानी कि ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल टेबल में दिख रहा है, ऐसे नहीं वर्टिकल नहीं, ये हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो और ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है भी, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रिंग में टेंशन होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये टेंशन कितना होगा, तो हम सिंपल अगर एक कंसेप्ट लिखें कि अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो टेंशन इधर होगा सेंटर की तरफ। ठीक है, और अगर देखा जाए तो नॉर्मल ऊपर होगा और mg नीचे होगा। हाँ या ना? अगर तुम इसको हॉरिजॉन्टल में रखे घुमा रहे हो, तो नॉर्मल ऊपर mg नीचे और टेंशन सेंटर में होगा। तो एक एक्सेस किधर जाएगा, हमेशा सेंटर की ओर जाएगा, इधर।
और इधर तुम्हारा परपेंडिकुलर। तो जो सेंटर की तरफ जाएगा उधर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स में सिर्फ टेंशन है, तो हम सिंपल लिखेंगे टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, डायरेक्ट। आर उसका रेडियस है, ये जो रेडियस है। और इस एक्सिस में क्या करना है, क्योंकि हाँ सिंपल, एन इज इक्वल टू, बात खत्म। इसीलिए सबसे पहले ना क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना कि क्या वो घूम रहा है, अगर घूम रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम एक एक्सिस सेंटर की तरफ निकालें। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ना स्कूल में आएगा ना कहीं आएगा। हाँ बोलो बोलो। हम्म। क्या क्या बोल रहे हो? यहाँ लटका के नहीं रखें, यहाँ हिंज कर दी, यहाँ कील मार के से हिंज कर दी, और इसको वी, हाँ वी करके हाँ, तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा वो टेंशन ही फोर्स होगा, उतना ही फोर्स इसको भी खींच रहा हो। हम्म, हाँ ये कौन, ये वाला हिंज? हाँ ये वो तो वही चीज है कि हाँ। आवाज आ रहा है सबको? हाँ हाँ, ये पता नहीं क्या हो गया था। देखो, तो ये हिंज वही है कि टेंशन से इधर खींच रहा होगा तो वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, तभी ना नेट फोर्स जीरो है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये वाला। ठीक है। ये पूरा जो चीज है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। ठीक है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। ठीक है। इसमें कितना धागा दिख रहा है बताना जरा। दो धागा, एक T1 और एक T2। फाइंड T1 एंड T2, ट्राई करो। ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, याद रखना, वर्टिकल मत समझना। ये पूरा हॉरिजॉन्टल चीज है ऐसे।
हो गया। T1 कितना है? चलो ठीक है, देखते हैं। चलो सबसे पहले M और 2M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया। तो 2M पे T2 इस साइड होगा, नॉर्मल 2M। इस पे अगर बनाया जाए तो इस पे T1 और T2 दोनों लगेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, N डैश और MG। ठीक है, इसका एक एक्सेस सेंटर की ओर लेना है, इसका भी सेंटर की ओर लेना है। ठीक है, देखो ध्यान से इधर देखो, ये सब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, देखो तो। ठीक है, जो नहीं बनाया वो वहीं पे गलत हो गया, और जो बनाया वो देखो इक्वेशन किस हिसाब से लिखना है। अगर इसका देखें टूवर्ड द सेंटर, एक ही फोर्स है T2 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 2m, इसका वेलोसिटी कितना है 2v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और जो रेडियस होता है, तो ये कितने के रेडियस में घूम रहा है, ये 2m वाला कितने के रेडियस में घूम रहा है 2l। देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सिंपल सा चीज। अब यहां पर आते हैं, समझना ये एक्सेस है। अब यहाँ नेट फोर्स क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 लिखोगे कि T2 माइनस T1 लिखोगे, क्या लिखना है? T1 माइनस T2, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। T1 माइनस T2 हो जाएगा 4 mv स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ से T1 का वैल्यू आ गया 5 mv स्क्वायर। सबको समझ में आया चीज? कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं, जिसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक बार समझ में आ गया, बस यहाँ एक नया कंसेप्ट खाली क्या सीखे कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर। बाकी वही चीज है, नेट फोर्स में वही से लिखना। देखो तो, कहीं कोई डाउट है? बताओ। समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट है ना, उसको बनाओ, फिर मतलब समझो कि हाँ सर्कुलर मोशन आ गया, समझो धीरे धीरे। ठीक है, और इसको अब इतना भी नहीं, इसको आगे जाके भी पढ़ेंगे, बहुत केसेस पढ़ना है हम लोगों को, फ्रिक्शन में तो बहुत ज्यादा सर्कुलर मोशन का यूज है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अच्छा, इसका नाम कहीं सुने हो, कोनिकल पेंडुलम? नाम सुने हो कभी? पेंडुलम तो नाम सुने होंगे। पेंडुलम ऐसे 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 पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम कैसा होता है, कोई देखे हो या सुने हो कभी नाम? ठीक है, देखो कैसा होता है, हम एक बार समझाते हैं। एक काम करो, यहां से एक बॉल लटका लो, ऐसे लटका लियो, उसी बॉल को हल्का सा इधर खींचो, यहाँ पर खींच लिए। ठीक है, और समझना ध्यान से, अगर ये बॉल ऐसे था, इसको ऐसे खींच लिए और इसको ऐसे फेंक दिए, तो क्या ये बॉल ऐसे ऐसे घूमेगा? देखो तो, हाँ या ना? घूमेगा। तो यानी कि ये ऐसे 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 ऐसे। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि एक धागा था, इसको ऐसे लेके घींच दिए, तो ये जो धागा है वो किसका शेप बनाएगा? एक कोन, कोन बनेगा। तो यहाँ पर उसी को बोला जाता है कोनिकल पेंडुलम, बस एक कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल मान लो थीटा है, ये धागा एल लेंथ का है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, इसको पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर हम ट्राई करेंगे सबको। ठीक है, मास m, ठीक है, और इसका स्पीड v है। फाइंड
द टेंशन इन द स्प्रिंग। क्या होगा देखो तो बना के। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर तो हम बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है देखते हैं। देखो इसको समझो ध्यान से, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर हम एक, चलो देखते हैं, क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ दो ही फोर्स बनेगा? देखो तो, हाँ या ना? आवाज आ रहा है सबको? ठीक है देखो, इस एम मास पर दो ही फोर्स बनेगा, एक टेंशन इधर और एक mg नीचे, यही सिर्फ दो फोर्स बनेगा। अब समझो ध्यान से, क्या ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? सबसे पहले पकड़ो क्वेश्चन को। कर रहा है, जाहिर सी बात। तो एक एक्सिस जो होता है वो हमेशा किधर होता है, किस तरफ? सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ ऐसे बना है एक्सिस या ऐसे बना? फर्स्ट की सेकंड? सेकंड वाला। देखो याद रखना, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है, इस पे घूम रहा है, इसके सेंटर से नहीं घूम रहा है। इसलिए याद रखना कि ऑलवेज टेक वन ऑफ द एक्सिस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल है उसके सेंटर की तरफ होना चाहिए। यानी एक एक्सिस इधर जाएगा और दूसरा एक्सिस ऐसे जाएगा। अब थीटा कौन सा दिया है? तो देखो ये वाला जो है थीटा दिया है, ये वाला, ये जो लाइन है, टेंशन इधर ही है, तो ये थीटा दिया है। तो क्या बोल सकते हैं ये वाला एंगल थीटा होगा? हाँ या ना? तो t का दो कंपोनेंट जाएगा, इधर आएगा t cos थीटा और इधर जाएगा t sin। ठीक है, तो बताओ सेंटर की ओर कौन सा फोर्स आ रहा है? t sin थीटा। तो t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब r जो लेना है उस सर्कल का रेडियस लेना है, ये वाला r लेना है। ठीक है, अब समझना ये r कितना होगा। तो ध्यान से देखो, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? देखो तो अगर अगर ये l है तो ये वाला l cos थीटा होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? हाँ? अरे सिंपल जी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये l है, तो इसको l cos थीटा बोलना है और इसको बोलना है l sin थीटा। या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा क्या लिखोगे, बताना क्या लिखना? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखना। तो r बाई एल लिखोगे। तो देखो r का वैल्यू l sin थीटा है। तो अगर यहाँ लिखा जाए, हाँ, तो t sin थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल साइन। एक इक्वेशन।
दूसरा इक्वेशन, इसके अलावा क्या होना चाहिए बताओ। इसके अलावा क्या इक्वेशन लिखोगे? जैसे इसके अलावा तो हो गया, हाँ इक्वेशन क्या लिखोगे इसके अलावा, इस एक्सेस के अलावा क्या लिखोगे? क्या इधर कोई एक्सेलरेशन है? cos थीटा, तो t cos थीटा इज इक्वल टू, तो यही चीज सीखना है कि कैसे हमको इक्वेशंस लिखना है बस। अब इसमें जो जो वैल्यूज दिया हो तुम सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, तो बात देखो पकड़ना कैसे, ये देखने में सब टफ लगता है लेकिन कुछ नहीं है जी, मतलब बोले ना कि बस चीजों को पकड़ो। खाली क्वेश्चन में जहां देखो पकड़ना कैसे, जहां तुमको क्वेश्चन में दिखा, फिजिक्स में दिखा कि कोई चीज घूम रहा है, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमको सर्कुलर मोशन का सारा कंसेप्ट लगाना है। उसके बाद एफबीडी बनाओ फटाफट, फटाफट सर्कल ढूंढो, किधर सर्कल है, कहाँ सेंटर, एक एक्सिस सेंटर की तरफ मार दो, और उधर ही नेट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, और उसके परपेंडिकुलर कोई मोशन है ही नहीं तो नेट फोर्स जीरो। उसके बाद तुमको जो चाहिए वो चीज निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? क्या समझ में आया पूरा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट? ठीक है, अब ये मत समझना कि सर्कुलर मोशन इतना ही है, कभी नहीं। अब इसी को हम लोग आगे जाके फ्रिक्शन में यूज करेंगे, सब कुछ में यूज करेंगे। जैसे इसके बाद सूडो फोर्स भी पढ़ेंगे तो सूडो फोर्स का भी कंसेप्ट बता देंगे। तो ऐसा नहीं कि सूडो फोर्स वहीं तक है, उसको आगे हम लोग फ्रिक्शन में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले तुमको सर्कुलर मोशन का जानकारी होना बहुत जरूरी है, सूडो फोर्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है, हर चीज का जानकारी होना चाहिए। अब एक बार ये सिलसिला आज सर्कुलर मोशन खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में सूडो फोर्स हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर आगे जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब ऐसे ही मतलब पार होता रहेगा आराम से। ठीक है, तो देखना तुम लोग का एसी वर्मा अगर सबके पास होगा तो उसमें सर्कुलर मोशन का एक अलग चैप्टर है, देखे हो कभी? है ना, तो उसमें सर्कुलर मोशन का अलग चैप्टर है, तो उसमें तुम लोग जाके ये चीज बना सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगा कि उसमें फ्रिक्शन डाला होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा समय रुक जाओ, फ्रिक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरा एनएलएम और फ्रिक्शन दोनों एक साथ बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, सूडो फोर्स पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, ना ना अभी ये तो सर्कुलर मोशन का ये सिर्फ हम बताएं कि फोर्स वाला मेथड, एक सर्कुलर मोशन में और पढ़ना है, जैसे कि कितने टाइम में घूम रहा है तो कितने टाइम में रुक जाएगा, कितना मतलब जैसे याद करो लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़े थे ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब मोशन उसी टाइप से, हाँ उसी टाइप से हमको सर्कुलर मोशन में भी वो सब चीज पढ़ना है। लेकिन वो सब चीज जानते हो 10 मिनट का टॉपिक है, मतलब कि जैसे वहां v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो वहां जहां हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं लीनियर में, तो वहां एंगुलर में पढ़ते हैं ओमेगा। नाम सुने ओमेगा? ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन होता है, वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। यहाँ डिस्टेंस चलते हैं कुछ एक्स, तो वहाँ एंगल घूमते हैं थीटा। ठीक है, तो वो 10 मिनट का टॉपिक है, वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज सर्कुलर मोशन में पढ़ना था वो ये टॉपिक था, ये सब चीज फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो है ना, सूडो फोर्स पढ़ाएंगे उस क्लास में। ठीक है, थैंक यू।